नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य में। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जनवरी 2017 में जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ था, जिसमें कि सेकंड पेपर जिसमें 50 क्वेश्चन आए थे, तो उनकी पूरी व्याख्या सहित हल आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है वह है, ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा था? तो इसमें 11वीं शताब्दी में होने लगा था। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाता है। और ये इनके आंसर के साथ साथ इन क्वेश्चन से जुड़े जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको भी हम साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो जो अपभ्रंश के जो प्रथम कवि हैं, अपभ्रंश के प्रथम कवि के रूप में स्वयंभू को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है। विद्यापति का जन्म 1350 में तथा मृत्यु 1450 में हुई थी। इनका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव में हुआ था और इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। और एक और इनके बारे में इम्पोर्टेंट बात है कि इनके गुरु का नाम हरि मिश्र था। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानता है? अप्रामाणिक मानने वालों में शामिल नहीं है। तो ये आपके मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या अप्रामाणिक मानने वालों में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है चौथा, मोरा जोबना नवेल रा भयो है गुलाल, कैसे घर दीनी बकस मोरी माल, उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं? तो इनके रचयिता हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में कुछ जान लेते हैं। खड़ी बोली के आदि कवि के रूप में अमीर खुसरो जी को जाना जाता है और इनका जन्म 1253 में तथा मृत्यु 1325 में हुई थी। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था और इनका वास्तविक जो नाम था वह अबुल हसन था। क्वेश्चन नंबर 5 है, मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? तो मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी। जैसा कि सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण को इन्होंने अपने पति के रूप में स्वीकार किया था। मीराबाई के बारे में इनका जन्म 1516 में कुड़की नामक स्थान पे हुआ था तथा मृत्यु 1546 में रणछोड़ मंदिर में हुई थी। इस प्रकार से छठा क्वेश्चन है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सिंधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सिंधुकड़ी से उनका अभिप्राय है। तो सिंधुकड़ी से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अभिप्राय राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली से है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर की साखियों की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे सिंधुकड़ी कहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, सुजान कुमार के सूफी प्रेमाख्यान के नायक है? तो सुजान कुमार चित्रावली के नायक है, जो कि उस्मान जी के द्वारा अवधी भाषा में लिखा गया 1913 में एक प्रसिद्ध प्रेमाख्यानक काव्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, सखी हो श्याम रंग रंगी देख बिकाई गई वह मूरत सूरत माही पगी, ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये काव्य पंक्तियाँ गदाधर भट्ट की हैं, जो भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, तिये सैसो जोबन मिले भेद न जान्यो जात, प्रात समय निर्दोष के दो भाव दर्शात। इस दोहे में नायिका की किस अवस्था का वर्णन किया गया है? तो इस दोहे में नायिका की वय संधि का वर्णन किया गया है। वय संधि से हमारा अर्थ है जहाँ बचपन जाता है और युवावस्था का आगमन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, जगत जनायो जी सकल सो हर जान्यो नाहि, जो आंखें सब देखे आंख न देखी जाए। उक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इस दोहे में उदाहरण अलंकार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मैथिली शरण गुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? तो ये प्रबंधकार के रूप में देखने को मिलता है। और मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इनका जो जन्म था वह 1886 में हुआ था तथा मृत्यु 1964 में हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है, यह कथन दिया हुआ है और पूछा गया है कि यह किस काव्य के संबंध में है? रचना ना तो दर्शन है और ना किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है, जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उनके किस काव्य के संबंध में है? तो यह है कुरुक्षेत्र से लिया गया है। और कुरुक्षेत्र एक प्रबंध काव्य है जिसकी रचना 1946 में हुई थी, जबकि रश्मि रथी जो है यह एक खंड काव्य है और इसकी रचना 1952 में हुई थी। उर्वशी जो है यह 1961 में लिखा गया एक गीत नाट्य है, जबकि परशुराम प्रतीक्षा 1963 में लिखा गया एक
काव्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़ बन बिंद शून्य में पिघल गया पर सांप। ये पंक्तियाँ आगे की किस कविता से हैं? तो ये पंक्तियाँ आगे की हवाई अड्डे पर विदा से लिया गया है। हवाई अड्डे पर विदा से लिया गया है। इसमें हरी घास पर क्षण भर, ये 1949 में लिखा गया है, जबकि पहचान, साफ, हवाई अड्डे ये इनकी छोटी छोटी कविताएं हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं। तो ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार आप सबको पता होगा, धर्मवीर भारती जी हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। और ठंडा लोहा 1952 में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1952 में लिखा गया था, जबकि धर्मवीर भारती जी का जन्म हुआ था 1926 में और मृत्यु हुई थी 1997 में। अगला जो क्वेश्चन हम अपना है वो क्वेश्चन नंबर 15, 19वीं शताब्दी के मध्य वर्गीय बनिया समाज का यथार्थ चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी, और इसके रचनाकार हैं पंडित गौरी दत्त। यह 1870 में लिखी गई है। कब लिखी गई है? 1870 में लिखी गई है। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खान ने लिखा है, जबकि वामा शिक्षक 1872 में। वामा शिक्षक कब लिखी गई? 1872 में। ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय ने इसे लिखी है 1872 में, जबकि भाग्यवती 1877 में श्रद्धाराम फुल्लौरी जी ने लिखी है। कामकुंठा के शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो यह किया गया है सूरजमुखी अंधेरे के, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती, और ये कब लिखी गई है? 1972 में। कब लिखी गई है? 1972 में। अनित्य जो है यह मृदुला गर्ग की उपन्यास है। जिंदगी नामा ये भी कृष्णा सोबती की है, जो कि लिखी गई है 1979 में। और शेष यात्रा ये उषा प्रियंवदा की है, जो कि लिखी गई है 1984 में। 1984 में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? तो ये आपका नाटक है रक्षाबंधन, जो कि हरिकृष्ण प्रेमी जी ने लिखा है। ये लिखा गया है 1934 में। रक्षाबंधन 1934 में लिखा गया हरिकृष्ण प्रेमी जी का नाटक है। नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है, जो कि 1881 में लिखा गया है, जबकि सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण जी का नाटक है। और सागर विजय उदय शंकर भट्ट का। अगला जो क्वेश्चन नंबर 18 है वह है, निम्नलिखित में भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा क्षेमीश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है? तो यह है आपका सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र क्षेमीश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। यह 1875 में लिखा गया है। कब लिखा गया? 1875 में। जबकि विशस्य विस्मौषधम कब लिखा गया? 1876 में। 1876 में विशस्य विस्मौषधम लिखा गया। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत यह लिखा गया 1873 में। और चंद्रावली 1876 में। चंद्रावली के बारे में एक और विशेष पॉइंट है जो कि आप जान लीजिए। चंद्रावली भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक ऐसा नाटक है जिसमें केवल स्त्री पात्र हैं, और यह वैष्णव भक्ति व प्रेम तत्व पर आधारित है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 19 है, अर्थोपक्षेपक के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थोपक्षेपक के 5 प्रकार होते हैं। 5 प्रकार होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू अर्नोल्ड की नहीं है? तो मैथ्यू अर्नोल्ड की रचना इसमें से द कॉकटेल पार्टी नहीं है। कॉकटेल पार्टी किसकी है? टी.एस. इलियट की। टी.एस. इलियट की है। किसकी है? टी.एस. इलियट की। लिटरेचर एंड ड्रामा इनकी है, जो कि लिखी गई है 1873 में। कल्चर एंड अनार्की ये है 1869 में। और एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट ये लिखी गई है, इसका लेखन समय नहीं पता है। और इनकी मतलब जो मैथ्यू अर्नोल्ड की हैं वो 4 प्रसिद्ध आलोचना शास्त्र हैं।
तो 3 कल्चर एंड अनार्की, लिटरेचर एंड ड्रामा, एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट, और एक जो चौथा है वह है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, जो कि 1877 में लिखा गया है। जबकि द कॉकटेल पार्टी यह टी.एस. इलियट की है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है इस क्वेश्चन में कि एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट ये मैथ्यू अर्नोल्ड की है, जबकि केवल चर्च एंड स्टेट कॉलरिज की है, जो कि 1772 में लिखी गई है। जो कि कब लिखी गई है, जो कि 1650 में लिखी गई है। और कॉलरिज का जन्म जो है वो 1772 में हुआ था और मृत्यु 1834 में हुई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार लेखन काल की दृष्टि से विद्यापति की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो विद्यापति की जो सही रचनाओं का सही अनुक्रम है रामवृक्ष बेनीपुरी के अनुसार, वह है आपका विकल्प 1, जिसमें कीर्तिलता, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका है। विद्यापति का जन्म 1350 में और मृत्यु 1450 में हुई थी। अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। तो इसमें आपका हो जाएगा विकल्प 4 आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें कि चिंतामणि 1609, महाराज जसवंत 1626, देव 1673 और भिखारीदास 1750। इस प्रकार से चौथा ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 23, वह है रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक का निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसमें जो सही अनुक्रम है वह आपका विकल्प 2 सही हो जाएगा। एकांतवासी योगी ये है 1886, उजड़ ग्राम 1889 और 1902 में श्रांत पथिक और उसके बाद सांध्याटन। इस क्वेश्चन के बारे में कुछ और जान लेते हैं कि जो एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम, श्रांत पथिक हैं, ये श्रीधर पाठक जी की अनुदित रचनाएं हैं। और जो इनकी मूल रचनाएं हैं वो गोल्ड स्मिथ ने की हैं। और एकांतवासी योगी की मूल रचना है हरमिट, उजड़ ग्राम की डिजर्टेंट विलेज और श्रांत पथिक का ट्रेवलर। और एक चीज़ और जान लीजिए कि श्रीधर पाठक जी का जन्म 1859 में और मृत्यु 1928 में हुई थी। और श्रीधर पाठक जी खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। इतने फैक्ट इस क्वेश्चन से जुड़े हुए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं निराला जी के बारे में। निराला जी छायावादी कवि थे और छायावाद के स्तंभ कवियों में से एक थे। निराला जी का जन्म 1899 में महिषादल मेदिनीपुर में हुआ था तथा मृत्यु 1961 में हुई थी। और इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है विकल्प 1, गीतिका, जो कि लिखा गया है 1836 में। जबकि अणिमा 1936 में लिखा गया है। अणिमा 1943 में लिखा गया है। 1950 में अर्चना लिखा गया है, जबकि 1953 में आराधना लिखा गया है। इस प्रकार से पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का सही अनुक्रम है। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी नाटकों का अगर सही अनुक्रम देखा जाए तो विकल्प 4 आपका सही ऑप्शन हो जाता है। कौन सा? विकल्प 4 आपका सही आंसर हो जाता है। अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण जी का नाटक है, जो कि 1955 में लिखा गया है। कब लिखा गया? 1955 में। बकरी जो है यह 1974 में लिखा गया, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है। एक तारे की आँख यह 1980 में लिखा गया मणि मधुकर जी का नाटक है। जबकि कोर्ट मार्शल 1991 में स्वदेश दीपक जी का फौजी जवान की सच्चाई पर आधारित एक प्रसिद्ध नाटक है।
इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसमें विकल्प 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें रानी केतकी की कहानी इंसाअल्लाह खान ने लिखी है। रानी केतकी की कहानी का जो रचना काल है वह अभी एग्जैक्ट नहीं पता है। यह 1798 से 1803 1803 के बीच लिखा गया है। जबकि वामा शिक्षक यह ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय का 1872 में लिखा गया है। भाग्यवती 1877 में, भाग्यवती 1877 में, और परीक्षा गुरु 1882 में लिखा गया है। इस प्रकार से जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, वह प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो इसमें आपका विकल्प 2 सही हो जाता है। कौन सा? विकल्प 2 सही हो जाता है। इसमें हिंदी साहित्य के 80 वर्ष यह शिवदान सिंह चौहान का है, जो कि 1954 में लिखा गया है। कामायनी एक पुनर्विचार यह मुक्तिबोध का है। कामायनी एक पुनर्विचार यह मुक्तिबोध का है, जो कि 1961 में लिखा गया है। अधूरे साक्षात्कार यह नैमिचंद्र जैन का है। अधूरे साक्षात्कार नैमिचंद्र जैन का है, जो कि 1966 में लिखा गया है। जबकि वाद विवाद संवाद यह नामवर सिंह का है, जिनका कि जन्म 1927 में हुआ था और ये लिखा गया है 1989 में। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों का पूर्वापर अनुक्रम है। तो इनका पूर्वापर अगर अनुक्रम देखा जाए तो विकल्प 1 आपका सही आंसर हो जाता है, क्योंकि अरस्तु जो है वह 384 से 322 ईसा पूर्व उनका टाइम पीरियड है। जबकि कॉलरिज का 1772 है। मैथ्यू अर्नल्ड का 1869, टी.एस. इलियट का 1888 और मृत्यु हुई थी 1965 में। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 जो है, भरत मुनि के अनुसार नाट्य वृत्तियों का सही क्रम है। तो यह विकल्प 3 आपका सही हो जाता है, भारती, सातवती, कैशिकी, आर्यभट्टी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 वह है, जन्म काल के अनुसार हिंदी आलोचकों का सही अनुक्रम है। तो जन्म काल के आधार पर अगर देखा जाए तो विकल्प 2 आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म हुआ था 1824 में, नंदुलारे वाजपेयी 1906 में, रामविलास शर्मा 1912 में, और फिर डॉक्टर नगेंद्र। इस प्रकार से विकल्प 2 आपका सही आंसर हो जाता है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, तो इसमें आपको इनका सुमेलन करना है। हौ सब कवियों के कर पछलेगा, यह है जायसी जी ने लिखा है। किसने लिखा है? जायसी जी ने। जायसी जी के बारे में जान लेते हैं कि इनका जन्म 1492 में हुआ था तथा मृत्यु 1542 में हुई थी। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, यह है तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में और मृत्यु 1623 में। जबकि प्रभु जी हो पतितन को टीको, यह है सूरदास जी का। सूरदास जी का जन्म 1479, जबकि मृत्यु 1582 में हुई थी। और अब तो अजपा जप मन मेरो, यह लिखा है मलोकदास जी ने। तो इस प्रकार से विकल्प 1 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, वह निम्नलिखित कवियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें राउरवेल जो है वह है रोडा का। खुमान रसो है दलपति जी का। चंदन वाला रास आशुक का। योगचर्या डोम्बिपा का। अब इनके सबके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो आशुक का जो टाइम पीरियड था वह था 12वीं सदी। डोम्बिपा जो थे वह 840 ईस्वी के थे। 840 ईस्वी के।
रोडा कवि का टाइम पीरियड 10वीं सदी और जो दलपत विजय थे वो थे 9वीं सदी। इस प्रकार से विकल्प 2 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों को उनकी काव्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें सियाराम शरण गुप्त जी का मौर्य विजय है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का विप्लव गायन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का राखी की चुनौती है और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का राष्ट्रीय तरंग है। इस प्रकार से विकल्प 3 आपका सही आंसर हो जाता है। अब इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं कि सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के भाई थे और 1895 में इनका जन्म तथा 1963 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये जबकि बाल कृष्ण शर्मा नवीन का 1897 में जन्म और 1960 में मृत्यु हुई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान का 1905 में जन्म और 1948 में मृत्यु हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, वह है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। यह है असाध्य वीणा का, जो कि अज्ञे जी की एक प्रसिद्ध कविता है। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। यह है मुक्ति बोध की। और पर एक तत्व है बीज रूप स्थित मन में, साहस में, स्वतंत्रता में, नूतन सृजन में। यह है धर्मवीर भारती की। मैं उनका आदर्श जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। यह है दिनकर जी की। इस प्रकार से विकल्प आपका देखें 1 सही हो जाता है। कौन सा विकल्प सही होता है? 1। अब इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। जो मुक्ति बोध है, मुक्ति बोध का जन्म 1917 में हुआ था, जबकि दिनकर 1980 में और धर्मवीर भारती 1926 में 1926 में और अज्ञे 1911 में। तो 1911 में। एक चीज़ और आप जान लीजिए कि जो असाध्य वीणा है वह अज्ञे जी की बहुत ही प्रसिद्ध कविताओं में से एक है और इसका विषय जो है वह है अहं का विसर्जन। तो इस प्रकार से आपका विकल्प जो है वह 1 सही हो जाता है। कौन सा विकल्प सही होता है? 1। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, इसमें लिखा है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें मधुलिका जो है वह है रामेश्वर शुक्ल अंचल का, प्रभात फेरी जो है वह है नरेंद्र शर्मा की, प्राण भंग जो है वह है रामधारी सिंह दिनकर का, काठमांडू की पहली सांझ जो है वह है शिवमंगल सिंह सुमन की। इस प्रकार से इसमें विकल्प 1 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित उपन्यासों को उनकी विषय वस्तु के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें अपना मोर्चा छात्र आंदोलन से, जैसा कि नाम से ही परिचित हो जाता है, मुझे चांद चाहिए रंगमंच और सिनेमा से, दिलो दानिश मुस्लिम संस्कृति से, अनाम दास का पोथा औपनिषदिक व्याख्यान से। और अब आप जान लीजिए अपना मोर्चा जो उपन्यास है यह काशीनाथ सिंह की है, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा की, दिलो दानिश यह कृष्णा सोबती की है जो कि 1993 में लिखी गई थी, जबकि अनाम दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रसिद्ध उपन्यास में से एक है। इस प्रकार से विकल्प 2 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित पात्रों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें पात्र दिए हुए हैं, मालविका जो है वह है चंद्रगुप्त की, मल्लिका जो है आषाढ़ का एक दिन की है, वेणुरति सूर्यमुखी की, देवयानी देहांतर की है। तो इसमें देहांतर जो है वह नंदकिशोर जी का नाटक है, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का है, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है। इस प्रकार से विकल्प 1 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें साहित्य क्यों विजय देवनारायण शाही जी का है, भाषा और संवेदना रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है, लोकवादी तुलसीदास ये विश्वनाथ त्रिपाठी का है, कविता की तीसरी आंख प्रभाकर चौधरी की है। अब कुछ और जान लेते हैं। साहित्य क्यों जो विजय देवनारायण शाही जी का आलोचना ग्रंथ है, इसकी रचना 1988 में हुई थी, जबकि भाषा और संवेदना रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का 1964 में, लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ
त्रिपाठी का 1974 में, जबकि कविता की तीसरी आंख 1980 में। इस प्रकार से आपका विकल्प 2 सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा यह है नंदुलारी वाजपेयी की। तो सबसे पहले जान लेते हैं इन लेखकों का जन्म। रामविलास शर्मा का जो जन्म 1912 में तथा मृत्यु सन 2000 में हुई थी। नंद दुलारे वाजपेयी 1906 में जन्म और 1968 में मृत्यु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1884 और 1941, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864-1938। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907 और 1979। आप देख लेते हैं रस मीमांसा की जो रचना हुई थी वह हुई थी 1949 में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल यह 1952 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आलोचना ग्रंथ है। जबकि निराला की साहित्य साधना यह 3 भागों में लिखा गया है और इसकी रचना क्रमशः 1969, 72 और 76 में रामविलास शर्मा जी ने की है। जबकि आधुनिक साहित्य सृजन और समस्या 1978 में नंदुलारे वाजपेयी जी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ है। इस प्रकार से विकल्प 4 आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित उक्तियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें शब्दार्थों सहितो काव्यम यह भामा का है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह विश्वनाथ का है। रमणीय अर्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम यह पंडित राज जगन्नाथ का है। और जो डी ऑप्शन है आपका तदोषो शब्दार्थों गुणवंतो पुण्य काव्य मम्मट का है। तो इस प्रकार से विकल्प 1 आपका सही आंसर हो जाता है। अब कुछ जान लेते हैं। कुंतक को वक्रोक्ति का जनक माना जाता है। इन्होंने वक्रोक्ति को काव्य का प्रमुख तत्व माना है। भामा जो है वह अलंकारवादी आचार्य थे। अगला जो क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 41, ये स्थापना और तर्क से जुड़े हुए हैं। इनमें आपको अपने बौद्धिक क्षमता के आधार पर इनका आंसर देना होता है। तो जो स्थापना है आपकी, रीतिकाल में जनसाधारण का जीवन सामंती विलासपूर्ण आकांक्षाओं और भोग और श्रृंगार से ओतप्रोत था। तर्क है आपका, इसलिए नैतिकता की दृष्टि से जनसाधारण का आचरण और चरित्र दरबारी संस्कृति से अलग नहीं हो पाया। इसमें ये दोनों गलत हैं। आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 2 विकल्प, ये गलत, आर गलत। अगला जो है साहित्य एवं कलाएं वर्ग हित का ही प्रतिबिंबन और प्रतिनिधित्व करती हैं। चूँकि साहित्य की चेतना शासन और सत्ता की विचारधारा से प्रतिबद्ध होती है। इसमें विकल्प ये एक आपका सही आंसर हो जाए, ये गलत, आर गलत। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, बिंब अतीन्द्रिय होता है क्योंकि उनमें ऐन्द्रिकता का होना अनिवार्य है। इसमें ए गलत है और आर सही है, ये गलत है और आर सही है, यानी कि विकल्प 2 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 जो है, हृदय सहित समाज में उत्पन्न होने वाला हर व्यक्ति सहृदय और सामाजिक होता है, इसलिए साहित्य शास्त्र में उनके लिए किसी गुण अथवा लक्षणों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें ये गलत और आर गलत, यानी कि विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो है 45 नंबर क्वेश्चन, रस कार्य कारणजन्य रूप वस्तु नहीं है क्योंकि वह तो विभाववाद समूह आलंबनात्मक अनुभव है, न कि विभाववाद द्वारा उत्पन्न की गई वस्तु। कारण ज्ञान और कारण कार्य ज्ञान का एक समय में होना कदापि संभव नहीं है। यह दोनों सही हैं, ये सही है और आर सही। इस प्रकार से विकल्प 4 आपका सही आंसर हो जाता है। ये जो 5 क्वेश्चन आते हैं इनमें आपको एक चीज़ बहुत ध्यान देने योग्य है कि क्वेश्चन को स्थापना और तर्क दोनों को सबसे पहले ध्यान पूर्वक पढ़िए, फिर उस हिसाब से आप ऑप्शन टिक करिए। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छिपा हुआ आपको मिलेगा। अगला जो है यह एक अवतरण दिया हुआ है जिस पर 5 क्वेश्चन आधारित हैं और इन 5 क्वेश्चन के आंसर इसी अवतरण से आपको ढूंढना है। तो जो आपका गद्यांश है वह है, शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक होती है, उनके मूल या मर्म तक उनकी गति नहीं होती है। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति कविता है। जो धर्म क्षेत्र में शक्ति
की भावना को जगाती है। धर्म भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। तो जो ये भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, यह कथन मोस्टली परीक्षा में आता है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, आप लोग याद रखिएगा। अपने मंगल और लोक के मंगल का संगम उसी के भीतर दिखाई पड़ता है। इस संगम के लिए प्रकृति के क्षेत्र के बीच मनुष्य को अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञान नर सत्ता का प्रसार के लिए है, उसी प्रकार हृदय भी। रागात्मिका वृत्ति के प्रसार के बिना विश्व के साथ जीवन का प्राकृतिक सामंजस्य घटित नहीं हो सकता। जब मनुष्य के सुख और आनंद का मेल शेष प्रकृति के सुख सौंदर्य के साथ हो जाएगा, जब उसकी रक्षा का भाव तृण गुल्म वृक्ष लता पशु पक्षी कीट पतंग सबकी रक्षा के भाव के साथ समन्वित हो जाएगा, तब उसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और वह जगत का सच्चा प्रतिनिधि हो जाएगा। काव्य योग की साधना इसी भूमि पर पहुंचाने के लिए है। अब आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं। कविता की गति कहाँ तक होती है? तो कविता की गति प्रवृत्ति और निवृत्ति की भीतरी व्यवस्था तक होती है। विकल्प 2 आपका सही आंसर है। व्यापक मंगल भाव का संगम कहाँ दिखाई पड़ता है? तो ये दिखाई पड़ता है कविता में। विकल्प 4 आपका सही ऑप्शन है। अगला है, जीवन में स्वाभाविक सामंजस्य कैसे संभव है? तो स्वाभाविक सामंजस्य जैसा कि ऊपर दिया हुआ है, रागात्मिका वृत्ति के प्रसार के साथ संभव है। मनुष्य जगत का सच्चा प्रतिनिधि कैसे बन सकता है? तो वह मनुष्य के मंगल और शेष प्रकृति के कल्याण भाव से सच्चा प्रतिनिधि बन सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है वह है, काव्य योग की साधना से आशय है? तो वह लोकमंगल से है, लोकमंगल से है। तो ये था जनवरी 2017 में हुआ यूजीसी नेट का सेकंड पेपर, जिसमें कि 50 क्वेश्चन थे और 50 क्वेश्चन का हमने आपको व्याख्या सहित हल बताया है। इसमें अगर कोई कमी होती है या कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।